Good evening, students. So, today we are starting with chapter 1 Resources and Development of Class 10th Social Science. तो हम शुरुआत करते हैं कि पहले तो रिसोर्स क्या है, ठीक है, और फिर डेवलपमेंट, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दीज टू व्हाट आर दीज. तो रिसोर्सेज हम समझेंगे कि पहले रिसोर्सेज क्या है. हमने पिछली क्लास में भी देखा था रिसोर्स क्या है, और फिर रिसोर्सेज से डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है. स्टार्टिंग विद, can you identify and name the various items used in making life comfortable in our villages and towns? List the items and name the material used in their making. मतलब कौन सी चीज़ें जिनसे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, हवा, गर्मी का मौसम चल रहा है, भयंकर गर्मी है, एसी, ठीक है, पंखे, लाइट्स, फिर हमारे पास चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, सोने के लिए बेड है, अच्छा अच्छा स्कूल बैग है, बुक्स हैं, ठीक है, जो कि किससे बनती है, पेपर, पेपर किससे बनता है, ट्रीज, अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्लोथ्स वी वेयर, फूड वी ईट, एवरीथिंग. तो फिर कहता है एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, पहला, इकोनॉमिकल फिजिबल, दूसरा, एंड कल्चरली भी एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज ए रिसोर्स. तो वह कहते हैं रिसोर्स क्या है, जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में हैं और उन चीज़ों से हमारी नीड्स पूरी की जा सकती हैं, पूरी हो रही हैं, ठीक है, बट वो जो सारी चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब हम उसे टेक्नोलॉजिकली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है. हम फिर इकोनॉमिकली फिजिबल, वो हमारे इकोनॉमिकली, मतलब इतना ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है हम ख़रीद ही नहीं पा रहे, और कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि जो भी लोग हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी है, वो उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें, उन रिसोर्सेज को, ठीक है. दैट इज़ ऑल अबाउट रिसोर्सेज, उन सारी चीज़ों को हम रिसोर्स कहते हैं. फिर वी हैव अ फिगर हियर, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. यही सारी जो 3 पॉइंट्स हमने देखे हैं वो ये कह रहा है, ये फिगर ये बता रहा है कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पे क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, technology and institution. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. तो हेयर इज़ डेवलपमेंट का कंसेप्ट कि जो हमारे पास चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में, अब उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कौन कर रहा है, ह्यूमंस. तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं उसको, ह्यूमन बींग्स उन चीज़ों को एनवायरनमेंट से लेते हैं, टेक्नोलॉजिकली उससे इस तरीके से उन चीज़ों को, इन रिसोर्स को ऐसा बनाते हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके. फॉर एग्जांपल, जैसे हम सनलाइट ले सकते हैं, ठीक है, तो सनलाइट इज़ अ रिसोर्स, मतलब एक तरह से एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है ना, सनलाइट हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा है, तो हम इन बींग्स एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं, सनलाइट, ठीक है, और सनलाइट लेके वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है. तो ये क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स ने एनवायरनमेंट से चीज़ ली और टेक्नोलॉजिकली उसे अपने यूज़ के लिए ऐसा बनाया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है. डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाई मैनी. क्या तुम्हें लगता है कि जो हमें नेचर चीज़ दे रहा है वो फ्री में है. अब हवा ले लो, हवा तो हम फ्री ही मानते हैं, पानी ले लो वो भी हम फ्री मानते हैं, और उन जो चीज़ें फ्री में है ना उनकी वैल्यू कभी भी नहीं है, राइट. बट हेre's अ क्वेश्चन, डू यू थिंक इट कम्स फ्री. नो, दे आर नॉट, इट कम्स एट अ कॉस्ट, हर चीज़ एक कॉस्ट पे आती है. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resource. कहते हैं ना human resource. What are human resource? ह्यूमन भी तो रिसोर्स ही हैं, क्योंकि ह्यूमंस भी तो काम ही आ रहे हैं आजकल, एक तरह से उन्हें रिसोर्सेज की तरह यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, जो अच्छे अच्छे लेट्स से आई कैन से जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो साइंटिस्ट में भी ऐसा होता है कि जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के साइंटिस्ट हैं, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ रिसोर्स टू द कंट्री, ठीक. दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट इन टू रिसोर्सेज एंड यूज़ देम. तो वो कैसे रिसोर्स हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. जैसे एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट कौन है, ह्यूमन है. अब ये साइंटिस्ट यदि ह्यूमन है, तब ये क्या कर रहा है, लेट्स से इसने रास्ता ढूंढा, एक वे ढूंढा, इसने अपना दिमाग चलाया, ठीक है, और इसने क्या किया, कोविड की मेडिसिन बना दी,
ठीक है। और ये मेडिसिन जब बनी और जब ये मेडिसिन बनी तो एक तरह से रिसोर्स बन गया, जिससे कि वेलबींग हुई, नेशन की डेवलपमेंट हुई, लोगों की जान बची, दूसरे लोगों की भी जान बची, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट था ये कौन था? ये हमारे लिए एक ह्यूमन रिसोर्स था। इस ह्यूमन रिसोर्स ने एनवायरनमेंट से चीज़ें गैदर की, इसने एक रिसोर्स बनाया, जिससे क्या हुआ? डेवलपमेंट हुई। तो हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं इन द फॉलोइंग वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। रिसोर्स बायोटिक भी हो सकते हैं, अबायोटिक भी हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, रिसोर्सेज रेन्यूएबल भी हो सकते हैं, नॉन रेन्यूएबल भी हो सकते हैं, हम इन्हें अभी समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, रिसोर्सेज इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड, नेशनल, इंटरनेशनल हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि उनका डेवलपमेंट कैसा हो रिसोर्स का, कि अभी उनमें पोटेंशियल है या वो डेवलप हो रहे हैं, स्टॉक में है या रिजर्व में है, ठीक है। तो इसी बेस पे यहाँ पर हमारे पास क्या है? फ्लो चार्ट है। तो रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू नेचुरल या फिर ह्यूमन। फिर उसमें आगे है नेचुरल है तो रिन्यूएबल हैं, जैसे रिन्यूएबल कॉन्टीन्यूस फ्लो, विंड, वाटर, जिन्हें बारी बारी जनरेट किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो बहुत वक्त लेते हैं जनरेट होने में, जैसे मेटल्स हैं, ये मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। उसमें भी ये है कि मेटल को रिसाइकेबल है, नॉन रिसाइकेबल है, बायोलॉजिकल यहाँ पर हम देख सकते हैं, रिन्यूएबल में बायोलॉजिकल भी है, नेचुरल, वाइल्ड लाइफ, ऑल दिस हम अभी इन्हें और डेप्थ में समझने वाले हैं थ्रू अ फिगर। ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो लेट्स सी रिसोर्सेज बेस्ड ऑन बायोटिक एंड अबायोटिक, कि बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। तो बायोटिक में हम ये देख सकते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका ओरिजिन, बायोटिक इज लिविंग मैटर, ठीक है, कि मतलब एनवायरनमेंट से बनता है, जो ज़िंदा है, जैसे ट्रीज़ हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सारी चीज़ों से। अब इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, फॉरेस्ट, टिम्बर, फ्रूट्स, ऑक्सीजन, मेडिसिनल हर्ब्स, ये हमारे पास क्या हैं? ये रिसोर्सेज हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। अब एनिमल्स में भी हम देखते हैं, जैसे हम लेदर ले रहे हैं, वाइल्ड लाइफ ले रहे हैं, हमें मीट मिल रहा है, ऑल दीज आर रिसोर्सेज विच वी आर गेटिंग एंड वी आर यूजिंग इन रियल लाइफ, ठीक है। अब इन्हीं से हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, बायोटिक से कैसे? फॉसिल फ्यूल्स हमें कैसे मिलते हैं कि कोई एनिमल्स मर जाते हैं, वो वहीं पे पड़े रहते हैं, अब उनके जो बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं उसको धीरे धीरे चेंज होने में, फॉसिल फ्यूल्स में। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर विच वी आर गेटिंग इज फ्रॉम एनवायरनमेंट, फ्रॉम लिविंग बींग्स, आर नोन एज बायोटिक। अबायोटिक इज अ सिस्टम विच इज़ डिपेंडेंट ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, इसमें लाइफ नहीं होती। तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन हमने देख लिया है बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। अब हम समझते हैं कि रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रेन्यूएबल वो होते हैं जो रिसोर्सेज को हम रीन्यू कर सकते हैं, ठीक है, वापस से जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि विंड, वाटर। हम हमारे पास जैसे वाटर साइकिल है, जिसकी वजह से वाटर बार बार रिसाइकिल हो जाता है, बार बार आ जाता है। हमारे पास आगे बायोलॉजिकल भी आ जाता है, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट वगैरह, जैसे फॉरेस्ट कटते हैं पर हम पेड़ लगाते तो फिर से फॉरेस्ट बना सकते हैं। वाइल्ड लाइफ, जैसे जैसे हम मान लीजिए कि मीट है, ठीक है, हम एनिमल्स को मारते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, पर वो वापस से ब्रीडिंग करके वापस से जनरेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट रीन्यूएबल, जिन्हें वापस रीन्यू किया जा सकता है। और नॉन रीन्यूएबल इज़ समथिंग जिसमें बहुत टाइम लगता है रीन्यू करने में, मतलब काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स चले जाते हैं कई बार। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हैं, अब जैसे सोना है, हम धरती से खोद के निकालते हैं, बट वो सोना बनने में कितने हज़ारों करोड़ों साल निकल जाते हैं। वैसे ही फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब आपको भी पता है, जैसे अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ऑयल क्राइसिस चल रही है पूरी दुनिया में, ठीक है, तो उन क्यों हो रहा है ऑयल के लिए इतना? क्योंकि उसे बनने में इतना वक्त लग जाता है कि यदि हम वापस जनरेट करने बैठेंगे तो पता नहीं कितनी हज़ारों पीढ़ियाँ हमारी ख़त्म हो जाएंगी, फिर ऑयल बनेगा। ये ह्यूमंस का दे रखा है कि ह्यूमन कैसे रिसोर्स हैं, स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन की भी तो क्वांटिटी है, हमारे भी ह्यूमन एज अ रिसोर्स, कितना आबादी बढ़ रही है, ठीक है, फिर उनकी क्वालिटी भी है। अब इस तरीके से ह्यूमंस को एज अ रिसोर्स यूज़ किया जाता है। फिर दैन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। अब रिसोर्सेज
कि ऑनरशिप कैसा है। फॉर एग्जांपल अब इंडिया एक नेशन है, ठीक है, अब इंडिया में अपने रिसोर्स हैं, यूएस के अपने रिसोर्स हैं। यदि हम घर पे रहते हैं तो हमारे घर का एक इंडिविजुअल रिसोर्स खुद का है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। लेट्स सी दिस थ्रू द पिक्चर। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे रिसोर्स हम कैसे देखते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हैं जो हमें पता है कि हाँ यार हमारे पास ये रिसोर्स है, बट हमारे पास इतना मतलब वो नहीं है, हमारे पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि इसे फुल पोटेंशियल से हम क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। जैसे सोलर और विंड एनर्जी हमें पता है कि वो है, हमें ये भी पता है उसका तरीका क्या है, बट अभी भी उसको फुली डेवलप करने के लिए हमारे पास हमें स्केल करने की ज़रूरत है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या हैं? जिनके बारे में हमें पता है कि कैसे यूज़ होगा, क्या मतलब उसका तरीका है, एवरीथिंग वी नो एंड वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड इट, ठीक है, एंड वी आर यूजिंग इट, करंट यूज़, वी आर यूजिंग इट इन फुल पोटेंशियल, ओके। फिर हमारे पास स्टॉक रिसोर्स हैं। अब ऐसे रिसोर्सेज जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, बट वी लैक टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी का लैक है, हमें नहीं पता उसको कैसे फुल्ली मतलब यूज़ करें, उसकी पोटेंशियल कैसे आएगी, और यदि कर भी लेंगे तो उसमें पैसा बहुत लगेगा। तो यहाँ पर जैसे हमें एग्जांपल दे रखा है H2O का, हमें पता है पानी H2O से बनता है, पर कैसे जनरेट करें, उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, उसे किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, वो हमें नहीं पता। देन वी हैव रिजर्व रिसोर्सेज, जो हमने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रख रखा है कि भाई जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी तो सब कुछ यूज़ करेंगे, सब कुछ खुद ही थोड़ी ना लेना है तुमने, उन्हें भी थोड़ा मिलना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव इज जैसे कि अनटच्ड फॉरेस्ट रिजर्व्स, वाटर इन डैम्स, ये कुछ चीज़ें प्रिजर्व करके रखी हैं हमने कि आने वाली पीढ़ियाँ यूज़ कर सकती हैं, आने वाली जनरेशन्स यूज़ कर सकते हैं। Development of resources. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gifts of nature. As a result, human beings use them indiscriminately, and this has led to major problems. रिसोर्सेज थे, एनवायरनमेंट से मिल रहे थे, हमें नेचर से मिल रहे थे, सबको लगा भाई फ्री है, लूट लो जो ना, जितना मर्जी तुम उसे यूज़ करी जाओ, बट उसका रिजल्ट क्या आया? इट हैज़ लेड टू मेजर प्रॉब्लम्स। कैसे? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड्स ऑफ few individuals, accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, haves and have-nots. Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. मतलब रिसोर्सेज को यूज़ किया गया इस, कई लोगों के पास तो इतने रिसोर्सेज हैं और कई बिल्कुल भी नहीं है कईयों के पास, तो रिच और पुअर में डिवाइड हो गए। देन वी हैव इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन लेड टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, एनवायरनमेंट का पूरा हुलिया ही बिगड़ दिया, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे हम लोगों एज ह्यूमंस ऑल्सो इतना सफ़र कर रहे हैं। इमेजिन इफ़ द ऑयल सप्लाई गेट्स एग्जॉस्टेड वन डे, हाउ वुड दिस अफेक्ट आवर लाइफ स्टाइल। तो ये तो अभी चल रहा था, अभी की क्राइसिस ही चल रही हैं रिसेंट की, ठीक है, जो कि ईरान, इराक, यूएस, इन सारे के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही है ऑयल को लेके। प्लान तो आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से हमारी वर्ल्ड पे क्या सिनेरियो बन रहा है। हमारे पास ऑलरेडी हम रिसोर्सेज से मतलब हमें गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है, इतनी मुश्किल से हमें मिल रहा है ना, लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ रिसोर्सेज आर इम्पैक्टिंग आवर लाइफ स्टाइल। देन इट सेज plan a survey in your colony village to investigate people attitude towards recycling of domestic agriculture waste. Ask questions about what do they think about resources they use, what is their opinion about the waste and its utilization. Collage your research. Resources क्या हैं, उनके यूज़ क्या हैं, मतलब आप लोगों से पूछें एक तरह से, तो आपको यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज़, है ना, यू विल गेट अ लॉट ऑफ ओपिनियंस हाउ दे आर डीलिंग विद ऑल दिस थिंग्स. An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. What do you mean by equitable? Equitable is like equal, कि रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए. If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, by the future of our planet is in danger. मतलब कुछ ही लोग या कुछ ही कंट्रीज के पास रिसोर्सेज रहेंगे तो जो वर्ल्ड है, लोग हैं बहुत सारे, उनका फ्यूचर डेंजर में है. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. हम यहाँ देखें कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं,
अब कई जगह पे तो बहुत ज़्यादा है, कईयों पे कम है, तो उन्हें इस तरीके से प्लान किया जाए कि हर किसी को एक्सेस हो रिसोर्सेज का, हर कोई यूज़ कर सके ताकि सबका डेवलपमेंट हो सके। तो इसमें हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generations. तो बोल रहे हैं कि इस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए कि एक तो एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, ठीक है, और सेकंड डेवलपमेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि हम तो रिसोर्सेज यूज़ कर ही कर रहे हैं, पर हमें उन्हें इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि हम भी यूज़ कर पाएँ और आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो भी मतलब रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। पहले हम ये देखते हैं कि रियो डी जेनेरियो है कहाँ। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील, वो ब्राज़ील में है। फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, पहला अर्थ समिट हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग आए थे डिफरेंट कंट्री से, 100 कंट्री से ज़्यादा, ठीक है। द समिट वॉज कन्वेंड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसमें समिट में क्या था, सब लोग क्यों इकट्ठा हुए थे कि एनवायरमेंटल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कैसे की जाए कंट्रीज़ की। द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, सबने साइन किया किस पे, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। उसका डिक्लेयर किया गया कि हम क्लाइमेट चेंज की तरफ काम करेंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने की तरफ काम करेंगे। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। तो सब ने क्या अडॉप्ट किया, एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसके लिए, ताकि एजेंडा 21 अडॉप्ट करके सब लोग क्या कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें 21st सेंचुरी में। नाउ व्हाट इज़ एजेंडा 21? इट इज़ द डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ये एजेंडा 21 कब साइन हुआ, 1992 में। कहाँ पर साइन हुआ, UNCED में, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में था। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट। इस एजेंडा में किन चीज़ों के बारे में बात की गई थी कि एनवायरमेंटल डैमेज को कैसे रोका जाए, पॉवर्टी को कैसे डिक्रीज़ किया जाए, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं सारी क्लाइमेटिक चेंज के लिए, इन प्रॉब्लम्स के लिए। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, कि जितने भी लोकल पंचायत हैं, ठीक है, हमारे इंडिविजुअल गाँव में लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो उनके भी खुद के प्रिंसिपल होने चाहिए, खुद के एजेंडा 21 होने चाहिए, ताकि ग्रास रूट लेवल पे भी डेवलपमेंट हो सके, क्लाइमेटिक चीज़ों का ध्यान रखा जा सके। हमने रिसोर्स प्लानिंग की बात की थी कि रिसोर्स को कैसे प्लान किया जाए कि हर किसी को इक्वली रिसोर्सेज पाने का मौका मिले, इक्वली डेवलपमेंट का मौका मिले। प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी। क्यों, क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइम्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिसिट इन सम अदर resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources. मतलब कई जगह पे तो सेल्फ सफिशेंट है, सारे रिसोर्स हैं, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, विच आर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, तो वो बात करता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। वी कैन सी मध्य प्रदेश, ठीक है, वी कैन सी छत्तीसगढ़, वी कैन सी झारखंड। अब यहाँ पर कोल डिपॉजिट्स क्या है, मतलब मस्त अच्छी तरीके से, अच्छी क्वांटिटी में। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। पर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है इस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में, पर इतना ज़्यादा बारिश होती है बट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई डेवलपमेंट ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर कि उस पानी को हम रिसोर्स की तरह यूज़ कर पाएँ। राजस्थान में बहुत ज़्यादा वाटर और उसकी स्कैरसिटी रहती है, पर यहाँ पर सोलर एनर्जी बहुत अच्छी है राजस्थान में, विंड एनर्जी बहुत अच्छी है, पर पानी की कमी रहती है। कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has a very rich cultural heritage, but it is deficient in water, infrastructure and some vital minerals. जो डिज़र्ट है, कोल्ड डेजर्ट जिसे बोलते हैं लद्दाख को,
वो बहुत ही मतलब आइसोलेटेड सी जगह है, बट वहाँ का कल्चर बहुत रिच है, पर वहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो मतलब इट कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स, कि मतलब रिसोर्सेज इतने मतलब डिवाइडेड हैं डिफरेंट जगहों पे, तो वह हमें इसके लिए क्या चाहिए, रिसोर्स प्लानिंग चाहिए। तो भी जैसे हम मतलब मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है, तो हेज़ अ क्वेश्चन, यहाँ पर मतलब सोलर एनर्जी बहुत अच्छी है, अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर विंड एनर्जी भी अच्छी है, बट यहाँ पर पानी का मतलब बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अबाउट योर स्टेट। तुम बताओ कमेंट सेक्शन में तुम कौन सी स्टेट से हो और तुम्हारे कौन से रिसोर्सेज हैं और कौन से रिसोर्सेज नहीं हैं, सो वी कैन फाइंड आउट सोल्यूशन टू इट। हम रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं इसके लिए। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन and inventory of resources across regions of the country। आइडेंटिफाई करना रिसोर्सेज को, कौन से रिसोर्सेज किस रीजन में है, ठीक है, पहला ये। और फिर उसे सर्वे करना कि हाँ इस एरिया में ये वाले रिसोर्स मिलेंगे, इस एरिया में ये वाले रिसोर्स मिलेंगे, और उनका मैपिंग करना, ठीक है। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। तो हमें उसके लिए अब पता लग गया, मतलब पहला स्टेप तो ये है, हमें रिसोर्सेज ढूंढना है कौन सी जगह पे कौन से रिसोर्स हैं। सेकंड ये है, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल्स चाहिए, जिसकी वजह से हम रिसोर्स प्लानिंग के जो भी हमारा प्लान्स होंगे रिसोर्सेज को यूज़ करने के, उसको डेवलप कर सकें। फिर मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, कि जो भी रिसोर्स डेवलपमेंट हम प्लान्स बनाएंगे रिसोर्सेज क्यों डेवलप करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, उसको किससे मैच करना, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, कि उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं क्या, जिससे हमारा नेशन भी डेवलप हो। इंडिया हैज़ मेड concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plans launched after independence। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था, हमने क्या किया था, 5-year प्लान्स को लॉन्च किया था, जिससे कि हम हर 5 साल में चेक करते थे, 5 साल बाद, कि जो भी हमने प्लान बनाया वो कितना डेवलप हुआ, उसमें हम कितने खड़े उतर पाए। The availability of resources is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development। There are many regions in a country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions। On the contrary, there are some regions which have poor resource base, but they are economically developed। तो वो बोल रहा है कि सिर्फ रिसोर्स होना काफ़ी नहीं है किसी भी रीजन में, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए, मतलब उसी चीज़ों से पूरी डेवलपमेंट होगी। फॉर एग्जांपल अब साउथ अफ्रीका है, उसमें इतने रिसोर्सेज हैं, बट सम रीजन्स आर रियली वेरी पुअर, मतलब बहुत पुअर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस नहीं है उसके डेवलपमेंट के लिए। इज द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शंस फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन्स एंड एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कॉलोनीज़ थी, जिसमें इंडिया भी एक कॉलोनी थी, ठीक है, हमारे पे भी बहुत ज़्यादा रूल किया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू। क्यों, किस लिए किया गया? रिसोर्सेज के लिए। उनके पास टेक्नोलॉजी थी और वो हमारे पास आए और हमें लूट लूट के चले गए। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes, जो कि उनके पास था, ब्रिटिशर्स के पास। India has experienced all this in different phases of colonization। Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experience of the people। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ह्यूमन रिसोर्स तो थे ही नहीं, क्योंकि एजुकेशन का इतना, मतलब एजुकेशन वॉज देयर बट नॉट इन सो मच, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट की बेस पे तो थी नहीं, क्योंकि औरतों को तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा था। एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, और हिस्ट्री तो हमें पता ही है, हाउ हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज, ठीक है। देन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करें, किस तरीके से रिसोर्सेज को बचाया जा सकता है। Resources are vital for any development activity, but irrational consumption and over utilization। irrational consumption मतलब ऐਵੇਂ ही ना यूज़ करी जाओ, जैसे कि अपने कमरे में बैठे हैं जी, बहुत गर्मी है, पंखा चल रहा है, एसी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और हम सब चलता हुआ छोड़ छाड़ के कहाँ से चल गए दूसरे कमरे में बैठने मज़े करने, ठीक है। एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज़ इंपॉर्टेंट। तो इस जितनी प्रॉब्लम्स हैं तो उसने कंजर्वेशन मेथड भी तो होनी चाहिए, बचाना भी तो है दुनिया को, धरती को।
दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट. तो इसके लिए important था. Then it says, for example, गांधी जी was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words. तो गांधी जी ने क्या कहा कि there is enough for everyone, for everybody's need and not for everybody greed. मतलब ज़रूरत पूरी की जा सकती है बट लालच नहीं. He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. तो उन्होंने कहा ये टेक्नोलॉजी जो आ रही है नहीं ये इसकी वजह से रिसोर्स डिप्लीशन ज़्यादा हो रहा है. मतलब इट इज़ लाइक कि इंडस्ट्रीज़ खुलती चली जा रही हैं, फैक्ट्रीज बनती चली जा रही हैं, लोग खरीदते चले जा रहे हैं, बट देर इज़ नॉट इवन अ कॉन्शियस थिंकिंग. मतलब कॉन्शियसली लोग दिमाग से नहीं सोच रहे हैं कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, बट हाँ ठीक है जी खरीद लो, कोई बात नहीं, चल रहा है चलने दो. ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस. वो ये नहीं चाह रहे थे कि एक ही जगह पे मास प्रोडक्शन हो, वो ये चाह रहे थे सब लोग कमाएं, सब लोग खाएं, सब लोग काम करें, थोड़ा 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 सब लोग प्रोड्यूस करें. At the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. तो 1992 से पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम उन्होंने क्या बात की उस वक्त रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में. फिर इट सेज कि 1974 में गांधीयन फिलोसफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय सकुमाचा इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल. ठीक है, तो गांधीयन फिलॉसफी जो उन्होंने बताया ना कि ग्रीड से बेटर है कि हम सिर्फ नीड्स पे फोकस करें, वो फिलॉसफी किस बुक में आई, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में, बाय सचुमाचो. द सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वॉज मेड बाय ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987. फिर से 1987 में एक रिपोर्ट आई रिसोर्स कंजर्वेशन पे. दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर. तो 1992 में जहाँ पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, एजेंडा 21 के बारे में बात कर रहे थे, उससे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस बता रही हूँ मैं, कहाँ किया गया था, बुक है उसमें पब्लिश किया गया था. उससे पहले 1987 में ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट आई, उसमें बात की गई थी, और फिर उसी को ही इस बुक में क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था. Then says another significant contribution was made by at the Earth Summit. फिर Earth Summit हुआ 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में. Then we have is land resources. We live on land. We perform our economic activities on land and we use it in different ways. तो लैंड को हम बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ करते हैं. Thus land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation. इसमें vegetation भी होता है, ह्यूमन्स भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं जी. इसमें फैक्ट्रियाँ भी लग रही हैं, इसमें गाड़ियाँ भी चल रही हैं, इसमें कम्युनिकेशन का सिस्टम भी हो रहा है, सब कुछ लैंड पे हो रहा है. However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस विद केयरफुल प्लानिंग. मतलब काम तो 1000 हो सकते हैं भाई, 1000 से 2000 भी हो सकते हैं लैंड पे, पर लैंड तो सीमित है ना, लिमिटेड है हमारे पास, तो हमें उसे क्या करना चाहिए, तरीके से यूज़ करना चाहिए. इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स नेम. अब इंडिया के पास जो लैंड है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है, उसे वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर इंडिया के फीचर्स भी तो हैं. उसमें माउंटेन्स भी है उस लैंड पे, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, आइलैंड्स भी हैं. तो फिर वो कह रहा है 43% ऑफ लैंड एरिया इज़ प्लेन है, ठीक है, जो कि हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं. फिर माउंटेन्स हैं, 30% पे माउंटेन्स हैं ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड एंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स. और उसी पे रिवर्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, ठीक है. प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. अबाउट 20% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन. 27% प्लेट्यू है. इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट. इस तरीके से लैंड के पोर्शंस डिवाइडेड हैं. और बोल रहा है कि लैंड को यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है. देन इट सेज लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस. फॉरेस्ट के लिए, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, मतलब ऐसा लैंड जहाँ पर कल्टिवेशन नहीं हो रहा, सिर्फ वेस्ट पड़ा है, ठीक है. लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, जहाँ पर बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, घर वगैरह सब बन रहे हैं, ठीक है. फिर वो कह रहा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड. अदर अनकल्टिवेटेड लैंड कौन सा है, पास्चर, ग्रेजिंग के लिए. लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री, क्रॉप्स, ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया. हम इस बारे में समझने वाले हैं, ठीक है. कल्चरलेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years.
कि ऐसा लैंड जो 5 साल तक जहाँ पर खेती नहीं हुई है, ठीक है, ये सारा अनकल्टिवेटेड लैंड में आ रहा है। फिर फैलो लैंड्स वो है करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर। करंट फैलो में ये है कि खेती होती है बट 1 साल छोड़ दिया जाता है ताकि सॉइल वापस से रिप्लेनिश हो जाए, उसमें वापस से न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ जाएँ। अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। और कई लैंड ऐसे हैं जो 1 से 5 साल के बीच में अनकल्टिवेटेड करते हैं, ठीक है। फिर नेट सोन एरिया जहाँ पर अभी क्रॉप्स उग रही हैं, जहाँ पर हार्वेस्टिंग भी हो रही है, ठीक है। फिर एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, और ऐसा एरिया जहाँ पर साल में मान लो 2 बार उसको वो किया जाता है, सोन किया जाता है, वहाँ पर उगाई जाती है चीज़ें, ठीक है। प्लस नेट सोन एरिया इज़ कॉल्ड ग्रास क्रॉप एरिया। इसको हम सारी चीज़ों को समझते हैं पिक्चर के थ्रू। तो हम देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो पहले जैसे फॉरेस्ट है, आप देख सकते हैं। फिर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इसमें क्या आ गया, जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं होनी है। यहाँ पर बैरन और वेस्ट लैंड देख लिया हमने। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, ये सब भी देख लिया आपने, ठीक है। कि एक तो है कि हाँ भाई वेस्ट ही पड़ा है, कोई काम नहीं आ रहा। सेकेंड है यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं उसको बिल्डिंग्स वाली चीज़ों की। थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो। फैलो लैंड वो होता है, फैलो लैंड ऐसा लैंड होता है जहाँ पर मतलब उसको उस पर कुछ नहीं उगाया जा रहा अभी। क्यों? ताकि उसकी जो सॉइल है उसकी मतलब वापस से फर्टाइल हो सके, वो रिन्यू हो सके, ठीक है, रिप्लेनिश हो सके, इसलिए। तो फिर बोल रहे हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब कौन सा लैंड? जहाँ पर लाइफ स्टॉक, गायें चारा वगैरह सब करती हैं ग्रेजिंग के लिए। फिर जहाँ पर हम मतलब स्पेशल तरीके के बाग बगीचे उगाते हैं, ठीक है, वो हो गए। कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, जिनको हमने छोड़ रखा है, 5 सालों से ज़्यादा हो गए, कुछ नहीं हो रहा है, उस पर कोई एग्रीकल्चर वगैरह नहीं है, ठीक है। फिर फैलो लैंड्स तो हमने वो गए जो कि यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, बट उनकी सॉइल की फर्टिलिटी को बताने के लिए या उस लैंड को वापस से तैयार करने के लिए छोड़ा जाता है। करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा थोड़ा था, ठीक है। और अदर देन करंट फैलो में क्या है, 1 से 5 साल तक इस पर कुछ नहीं उगाया जाता, ठीक है। फिर आ गया नेट सोन एरियाज। एक तो वो हो गया कि हाँ भाई हम उगा रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, उगा रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसको यूज़ करते हैं। फिर वो कहते हैं एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज़ नोन एज ग्रास क्रॉप एरिया। अब ग्रास क्रॉप एरिया क्या होगा? एक तो वो एरिया जो 1 साल में 1 से ज़्यादा बार जहाँ पर उगाया जा रहा है, एक तो वो, और प्लस नेट सोन एरिया, और जो अभी लैंड जिस पे बिजाई हो रखी है उन दोनों को मिल के क्या कहते हैं? ग्रॉस क्रॉप एरिया। आप देख सकते हैं इस फिगर में। Then it says land use pattern in India. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil type, as well as human factors such as population, density, technological capability and cultural and traditions. तो कहते हैं लैंड को हम यूज़ कैसे करते हैं, उसका पैटर्न क्या है लैंड यूज़ करने का, ठीक है। तो वो डिफरेंट चीज़ें बताई हैं और हम इस पर अभी एक वी हैव अ फिगर ऑल्सो जिसे हम देख सकते हैं कि 1960 और 61 में क्या था पैटर्न और 2019 और 2020 में क्या था, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आप देख सकते हैं फिगर्स में डिफरेंस क्या कम ज़्यादा हो गया है, ओके। देन इट सेज टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। कहता है हमारे पास इतना एरिया बट हमें सिर्फ 93% लैंड की ही इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जो कि हमारे पास हैं एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन फुली, उनका जो लैंड यूज़ है हमें नहीं पता प्रॉपर, ठीक है। मोरओवर जम्मू और कश्मीर जो है ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड। तो कुछ एरियाज नॉर्थ ईस्ट के और जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जगह हैं हमारे पास, उनका सर्वे नहीं हुआ है। If the land under permanent pasture has also decreased, how are we able to feed a huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? तो इस फिगर के बारे में बात करा है कि जो हमारे पास pasture land है which is this purple one, यहाँ पर 4.71 था और यहाँ पर 3.42 था। कहता है ये कम हो गया pasture land। क्यों हुआ पहला, और सेकंड ये यदि हो गया है तो हम हमारी जो कैटल्स वगैरह वो किन चीज़ों पे फीड करेंगे। फॉरेस्ट का एरिया हमारे पास इंक्रीज हुआ है विच इज़ अ गुड पार्ट। फिर हमारे पास बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड है, ये डिक्रीज़ हुआ है, चलो ये भी ठीक है कि जो वेस्ट लैंड है वो हमने कम कर लिया। फिर हमारे पास एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ये हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है, डेवलपमेंट में लगा दिया
लाइक वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इन सारी चीज़ों में जा रहा है। एरिया अंडर मिस्क ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, ये हमारे पास मार्जिनली डिक्रीज़ हुआ है यहाँ पर। देन कल्चरल लेवल वेस्ट लैंड, जो कल्चरल लेवल वेस्ट लैंड है वो भी हमारे पास डिक्रीज़ हुआ है। देन वी हैव फेलो अदर देन करंट फेलो, यहाँ पर 3.50 था एंड नाउ वी हैव इज़ 3.67, मार्जिनली से इंक्रीज़ हुआ है। देन वी हैव इज़ करंट फेलो 3.73, नाउ दिस इज़ 4.49। ठीक है, हमने टाइम दिया लैंड को थोड़ा फर्टाइल होने के लिए, रिप्लेनिश होने के लिए। फिर हमारे पास नेट सोन एरिया यहाँ पर 45.26 था, यहाँ पर कितना है 45.64, जो कि मार्जिनली इंक्रीज हुआ है, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। Most of other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net sown area, then the percentage of net sown area in India comes to about 54% of the total reporting area. ये पैराग्राफ हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो हमारे पास वेस्ट लैंड है, ठीक है, यदि हम उसे भी फैलो और करंट फैलो लैंड जो कि हमने छोड़ दिया है 1 साल के लिए, उसी में इंक्लूड कर देंगे तो हमारे पास नेट सोन एरिया 54% आएगा कंट्री का। बट उसको जो हमारे पास वेस्ट लैंड है, जैसे कल्चरल वेस्ट लैंड है, इसको यदि हम एग्रीकल्चर में लगाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा और पैसा भी बहुत जाएगा इस लैंड में, क्योंकि लैंड की क्वालिटी बहुत पुअर है, तो उसे खेती के लिए तैयार करना इज़ अ ह्यूज टास्क। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो नेट सोन एरिया का जो पैटर्न है, हर स्टेट डिफरेंट काम करती है। जैसे पंजाब और हरियाणा है, वहाँ पर तो भाई बहुत ज़्यादा खेती है, ठीक है, तो वहाँ पर इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वहाँ पर तो 10% या उससे भी कम है नेट सोन एरिया। Then it says forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area as it was outlined in the National Forest Policy 1952। तो हमारे पास नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई? 1952 में। उसमें बोला था कि 33% तो भाई जोग्राफिकल जो एरिया है हमारे पास कंट्री में, वो भाई फॉरेस्ट को जाना ही जाना चाहिए। बट हमारे पास फॉरेस्ट कितने ज़्यादा कम हैं, उसका परसेंटेज यू कैन सी। फॉरेस्ट कितना है? 18.11, 23.41। It was considered essential for maintenance of the ecological balance. The livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depends upon it. A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agriculture uses. Wasteland includes तो वो जो हमने बात करी, जिन पैटर्न्स की बात करी लैंड की, उसके बारे में वो अभी बता रहा है इसमें कि एक तो फॉरेस्ट हमारे पास कम है, होने चाहिए। फिर वो बोल रहा है कि जो वेस्ट लैंड है हमारे पास, उसमें क्या है, रॉकी, अरिड और डेजर्ट एरिया भी वेस्ट लैंड में आते हैं। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज इंक्लूड, फिर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ कहाँ हो रहा है लैंड्स का? सेटलमेंट्स, रोड्स बन रही है, रेलवेज, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। फिर वो कह रहा है देन सेज कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। तो बहुत ज़्यादा लैंड है वो डिग्रेड भी हो चुका है। दस इन टर्न हैव सीरियस रिपरकशंस ऑन सोसाइटी एंड ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। तो मतलब हमें बचाना भी तो है सोसाइटी को, लैंड को, कंजर्व करना है एनवायरनमेंट को, क्लाइमेटिक चेंज, ऑल दीज आर प्रॉब्लम्स विच वी आर लाइक अराइजिंग, और जिससे कि हमें कॉम्बैट करना ही पड़ेगा, मतलब लड़ना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो फिर बोल रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कि लैंड डिग्रेड कैसे हो रहा है, उसे कंजर्व कैसे किया जाए। वी हैव शेयर्ड आर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशंस टू। 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स for food, shelter, clothing are obtained from land. Human activities have not only brought about degradation of lands but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। मतलब कह रहा है कि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से तो लैंड ख़राब हुआ ही हुआ है, बट जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो जो नेचुरल चीज़ें हैं ना एनवायरनमेंट की, उन चीज़ें को भी ख़राब कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काटी जा रहे हैं, काट रहे हैं। तो अब जब फॉरेस्ट कट रहे हैं तो एक तो ह्यूमंस की वजह से ख़राब हो रहा है एनवायरनमेंट, एक ये फैक्टर है। सेकंड, यदि फॉरेस्ट कट रहे हैं तो फॉरेस्ट क्या कर रहे थे, सॉइल को कंजर्व करते थे, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड को फर्टाइल रखते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी करते हैं। अब फॉरेस्ट कटने की वजह से जो नेचुरल काम फॉरेस्ट खुद ब खुद कर रहा था ना, वो भी ख़त्म कर रहे हैं। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज deforestation, overgrazing, mining and quarrying too have contributed significantly in the land degradation. Mining sites are abundant after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening।
तो फिर बोल रहा है इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सिवियर लैंड डिग्रेडेशन. In states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, overgrazing is one of the main reasons for land degradation. In states of Punjab, Haryana, West and UP, over-irrigation is responsible for land degradation due to water logging, leading to increase in salinity and alkalinity in the soil. तो डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट रीज़न है. कहीं पे पेड़ काटे गए इसलिए ख़राब हो रहा है, कहीं पे जी बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियाँ चराई जा रही हैं, ओवर ग्रेज कर रहे हैं इसलिए लैंड ख़त्म हो गया. कहीं पे इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ किए गए हैं कि वहाँ की लैंड की सॉइल की सब चीज़ें ही ख़त्म हो गई हैं. कहते हैं द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैलकाइट एंड सोपस्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर. तो कहता है जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो भी पोल्यूशन क्रिएट कर रही है. इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड. इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब इंडस्ट्रियल जो वेस्ट आ रहा है उसकी वजह से भी इतना हो रहा है. तो दिस आर ऑल बेसिक फैक्टर्स हमारी वजह से सब ख़त्म और ख़राब हो रही है. ठीक है. देन इट सेज देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. बहुत सारे तरीके हैं. अफॉरेस्टेशन, भाई पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, जंगल उगाओ. ठीक है. एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट. और भेड़ बकरियों को सही से चराओ, जहाँ पर है ग्रेसिंग मटेरियल वहीं पे ही लेके जाओ वहाँ पर. और एंड इफ़ इट लैक्स तो हमें और प्रोड्यूस करना चाहिए ग्रेजिंग के एरिया को. ठीक है, ताकि लैंड को ख़राबी नहीं हो. प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स. Control on overgrazing. Stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradation. अब जहाँ पर जैसे थोड़ा डिजर्ट एरिया है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, थॉर्नी बुशेस लगा सकते हैं ताकि लैंड और आगे डिग्रेड ना हो. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स. कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़. प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स. तो जो भी हमारी फैक्ट्रियों का वेस्ट वगैरह उसे ढंग से डिस्पोज किया जाए, अच्छे तरीके से उसे मैनेज किया जाए. ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद. And can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. So this is the part 1 of this chapter and हम मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट पार्ट में. और आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.